हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और अभी आपने देखा कि रिसेंटली नीट 2022 का क्या हुआ है, एग्जाम हुआ है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 50 क्वेश्चंस का हम क्या देखेंगे, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे पार्ट पार्ट में। तो ये वाला क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। और भी आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस के, बट हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को एकदम सिंपली बनाएंगे ताकि आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आए। मैंने इस वीडियो को क्या करेंगे, 2-3 पार्ट में अपलोड करेंगे हम। कुछ कुछ क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन एक एक पार्ट में रहेंगे, तो आपको क्या होगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने का आराम से टाइम मिलेगा आपको कि पूछा कैसा गया था। यदि पेपर के बारे में बात करें तो एकदम सिंपल ही क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है डेरिवेशन उनको आता है, फॉर्मूलेज याद कर लेते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए, बट बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे उन्हीं लोगों के बनते हैं जो लोग ने थोड़ा रीड भी किया है, क्योंकि बहुत सारी लाइंस एनसीईआरटी की जो लाइंस है उसी का क्वेश्चन बना है। जैसे एक बायोसेवर्ट लॉ वाला क्वेश्चन आया था, उसकी स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिख जाएगी, जो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था उसमें। तो जितने भी लोग अच्छे से बुक रीड करते हैं उनसे क्या हुआ होगा, बहुत सारा क्वेश्चन बना होगा। एकदम सिंपल सिंपल ही थे, बट कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए थे और एकदम सिंपल लेवल। तो जितने भी लोगों ने न्यूमेरिकल बनाए थे, डेरिवेशन जिनको आता था और जिन्होंने अपने टाइम में बुक भी रीड करी थी, उनसे भी क्या हुए होंगे, सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इजी इजी वाले क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, क्या कैसा कैसा दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रहता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है एज शोन इन द फिगर। एल डिस्टेंस की दूरी पे, बहुत सारे टाइम में हम 2L भी लेते हैं, यदि बीच से हम एक O ले ले तो ये आधा आधा L करके। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर। एक डिस्टेंस आर पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब वो जो डिस्टेंस है वो बताया नहीं है कहां पे होगा, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते हैं 3 कंडीशन आती है। एक तो उसकी एक्सियल लाइन में पूछता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या ई, और यहां पे इस पॉइंट का यदि नाम दे दूं मैं पी, तो ये ई पी पूछेगा। एक उसकी एक्सियल लाइन में, एक उसके इक्वेटोरियल लाइन में पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यदि इस पॉइंट को मैं क्यू बोल दूं तो ई क्यू हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, एक किसी एंगल के साथ हो, यदि वो किसी एंगल के साथ हो, जो एंगल क्या हो रहा है, थीटा बन रहा है। ये 3 पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं हम, और आगे जाके हम क्या करते हैं, उसी तीनों पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर इज वेरी लेस देन एल, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा आर इस पॉइंट तक का, इसको मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। ये डिस्टेंस को वो बोल रहा है आर, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो बहुत ज्यादा बड़ा है एल के मुकाबले। तो ये जो एजम्पशन है, यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या है, शॉर्ट है। मतलब ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत शॉर्ट है, एक प्रकार का आइडियल डायपोल बन जाता है वो। ठीक है, वेरीज एज। अब कैसे वेरी करता है, 1/r⁴, 1/r² बोल रहा है, 1/r⁴ और 1/r⁴ ये चीज पूछ रहा है। तो जितने भी लोग इलेक्ट्रिक, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो जितने भी लोग डेरिवेशन किए होंगे, जिनको पता होगा, एक्सप्रेशन भी याद होगा, वो क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखें तो हम क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको, ई वेक्टर बोल सकते हैं, बिल्कुल। और क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यही तो होता है एफ बाई क्यू। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल लिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको क्या करूंगा, तीनों जगह का दिखा दूंगा। ये ओ चार्ज माइनस वाला किधर है, ये माइनस क्यू चार्ज, और ये प्लस क्यू चार्ज। एक पॉइंट लेते हैं यहां पे, ये पॉइंट को पी मान लेते हैं। ये पॉइंट कहां है, उसकी एक्सियल लाइन में। एक और पॉइंट ले लेते हैं यहां पे क्यू, इक्वेटोरियल लाइन। और एक ठोक और पॉइंट ले लेते हैं जो क्या है, इससे कुछ एंगल पे है। यही 3 कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल में। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एस, क्योंकि आर वो क्या दिया है, डिस्टेंस दिया ही हुआ है। अब डिस्टेंस देखें तो यही डिस्टेंस को वो जो क्वेश्चन में बोला है आर दिया है, ये वाला डिस्टेंस आर, ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, क्योंकि सारे डिस्टेंस हम डायपोल के सेंटर से मेजर करते हैं आर, और ये डिस्टेंस को भी हम मान लेते हैं आर। और वो क्या दिया है, जो आर है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एल। मतलब क्या है, ये जो डायपोल है वो क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, इस एजम्पशन का मतलब होता है। अब तीनों केस में एक्सप्रेशन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डायरेक्शन भी पता रहता है कि वो उसी तरफ रहेगा क्योंकि पॉजिटिव के पास है। तो यहां पे यदि हम एक्सप्रेशन देखें तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईपी इज इक्वल टू, नीचे में क्या होगा, 4πε0 आर क्यूब, और एक्सियल लाइन वाला क्या होता है, 2p होता है। ये 2p क्या है, p क्या है, डायपोल मूवमेंट है।
तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, 1/r। ये आर यहाँ पे हमने क्या लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यही क्वेश्चन में वो कैपिटल आर के फॉर्म में बोला है। तो ये क्या करते हैं, यहां पे अपन ले लेते हैं कैपिटल आर ले लेते हैं, क्या दिक्कत, ताकि वो एकदम सही लगे। आर क्यूब, आर क्यूब, ये हो गया। यहां पे देखिए यदि इक्वेटोरियल पॉइंट में, तो यहां पे भी वही होता है, एस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें क्या होता है, बस एक रूट वाला आ जाता है। इस पूरे को हटा देते हैं, एस में देखें तो क्या होता है एक्सप्रेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे भी क्या होगा, आर क्यूब तो होगा ही होगा, आर क्यूब, और ऊपर में क्या होगा, सिर्फ पी, और यहां पे एक रूट में आता है एंगल वाली टर्म, 3 cos स्क्वायर थीटा +1। तो यहां से भी आप देख सकते हैं क्या कर रहा है वो, आर क्यूब से ही वेरी कर रहा है, तीनों कंडीशन में दी देखें, वहां पे वो भले कंडीशन नहीं बोला है, बट कोई भी कंडीशन में देखेंगे तो वो भी। अब ये ई वाला देखें, ई क्यू को यहां लिख लेते हैं और जगह ले लेते हैं यहां पे, तो ये ई क्यू। अब इसमें भी क्या रहता है, यहां पे बस 2p है, यहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ p हो जाएगा, 4 पाई नॉट आर क्यूब, सेम यही होता है। तो कहीं पे भी देख लो आप कैसे वेरी कर रहे हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब कौन सा है, 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। यदि यहाँ पे वो क्या पूछा है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, इसलिए क्या हो रहा है, 1/r³ हो रहा है। यदि हमें वो क्या पूछे रहता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछे रहता, मतलब पोटेंशियल वहां पे वोल्टेज कितना बनेगा वो पूछे रहता, तब याद रखिएगा जो पोटेंशियल रहता है वो क्या होता है, v 1/r² होता है, याद रखिएगा पोटेंशियल जब पूछता तो यदि किसी भी पॉइंट में तीनों जगह में हो जाता तो पोटेंशियल r² से वेरी करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, r³ से वेरी करती है। तो ये आ गया हमारा आंसर। और पोटेंशियल तीनों पॉइंट में, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और उधर पे कोई भी एंगल में क्या होता, पोटेंशियल 1/r² से वेरी करता। ठीक है, तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था, जिनको भी पता होगा बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन रैंडमली लिया है, जैसे आपके सेट में अलग अलग आता है। ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद इंडक्टेंस 10 हेनरी, 10 हेनरी का इंडक्टेंस दिया है, और एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 10 म्यूएफ का कैपेसिटेंस दिया है, रेजिस्टेंस 50 एम्पियर, इज कनेक्टेड टू ए एसी सोर्स, वोल्टेज V = 200 sin 100t। तो यहां पे क्या है, ये V मतलब क्या है, जो ईएमएफ है, एसी सोर्स की ईएमएफ है या वोल्टेज बोले, दोनों लगभग सेम ही चीज होती है वहां पे, उसी की इक्वेशन दिया है। 200 क्या बोल रहा है हमें, 200 उसकी मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है उस करंट की, और ये जो 100t है, 100 क्या दिया है, ओमेगा की वैल्यू दिया है, मतलब उस ऑल्टरनेटिंग सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है वो दिया है, इससे सिंपल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी ओमेगा से। वोल्टेज इफ द रेजोनेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट, यहां पे एलसीआर सर्किट क्या है, रेजोनेंट सर्किट है, इस V0, जिसको V0 से वो डिनोट किया है, हम किससे डिनोट करते हैं, F से भी डिनोट कर सकते हैं, बट वो फ्रीक्वेंसी दे रहा है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज V, देन हमें निकालने बोला है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इस एलसीआर सर्किट की वो निकालो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होता है जब XL = XC हो जाता है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एलसीआर सर्किट कब रेजोनेंस होता है, जब करंट और वोल्टेज के बीच में फाई 0 हो जाता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता है। बहुत सारी जगह में यूज होता है, रेडियोज, ये एलसीआर सर्किट बहुत यूज होता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है वो, एक तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालो सर्किट की, और सोर्स की भी फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, एसी सोर्स। याद रखिएगा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी सर्किट की और एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, क्योंकि भाई सोर्स ही तो उसको क्या, एक एलसीआर सर्किट को सोर्स जो फ्रीक्वेंसी देगा उसी से तो वो रेजोनेंट होगा, रेजोनेंट सर्किट होगा। तो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो, मतलब सोर्स उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट देगी, तभी क्या होगा, पूरा सर्किट रेजोनेंस होगा। तो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो लगभग सेम ही होगी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, बस निकालना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है कितनी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे वो कंफ्यूज कर रहा है, बट याद रखिएगा कोई भी सर्किट है उसमें जो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो सर्किट उसी से तो चलेगा। तो एसी सोर्स ही उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रही है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी दे रही है जिससे सर्किट रेजोनेंट हो जाए, तभी XL = XC हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट दिया है, हमें क्या क्या वैल्यू दी है, एल इंडक्टेंस की वैल्यू दी है, सीरीज एलसीआर है हमें पता है 10 हेनरी की दी हुई है, ठीक है, और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 10 म्यू एफ का, म्यू एफ दिया है तो मतलब ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर का तो यहाँ पे यूज ही नहीं रहेगा, 50 ओम्स का, ठीक है, और V दिया है मगर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ भी बोल सकते हैं, और वही मतलब होता है 200 साइन 100t। जनरल इक्वेशन क्या होती है, यदि हम जनरल इक्वेशन देखें ईएमएफ की, तो जीई शॉर्ट में लिखे तो वो क्या होती है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। मतलब यहां से क्या समझ में आता है कि एक तो मैक्सिमम वैल्यू 200 है और ओमेगा कितना है 100 है, तो यहां से हम ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एकदम तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा सिर्फ ये 100 वैल्यू देखे आप तो ही। तो कैसे बन सकता है क्वेश्चन तुरंत, ओमेगा देखे 100 है और ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। यहां पे वो फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया है, वी से डिनोट किया, तो अपन भी उसी से डिनोट कर देते। ये किसकी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होगी। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू डाल दें हम, ओमेगा कितना हो जाएगा 100, ये तो दिख ही रहा है, यहां से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा 100 बाई 2 पाई इक्वल टू वी, ये वी फ्रीक्वेंसी है यहाँ, ठीक है, 2 कैंसल और ये क्या हो गया 50 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, v इज इक्वल टू 50 बाई पाई हर्ट्ज। तुरंत बन गया है क्वेश्चन, मतलब मैं तो गिवन डाटा लिख के आपको अच्छे से बता रहा हूं, आपको बस ओमेगा देखना था, फ्रीक्वेंसी निकालना था, और ये तुरंत क्वेश्चन वहां पे क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। इसको एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये तो एक सबसे सिंपल तरीका है, 50 बाई पाई हर्ट्ज है, कौन से में आता है, आंसर नंबर 3 है हमारा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर नंबर 3 V0 इक्वल टू V5। अब अपने को सोर्स फ्रीक्वेंसी तो पता चल गई, यही है 50 बाई पाई, तो आंसर 3 ही है। और जिन लोगों को आइडिया रहता है कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी से ही वो रेजोनेंट होता है, तो वो भी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही होती, सर्किट की सेम होती। फिर भी नहीं है तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किससे, इंडक्टर और कैपेसिटर की मदद से। देखते हैं दूसरे कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। अब रेजोनेंट सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिंपल से उसका फॉर्मूला होता है VR, मतलब ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है, जब हमें क्या पता हो, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पता हो उसकी वैल्यू। तो VR 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये फॉर्मूले में डालोगे तो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, सेम यही निकलेगी 50 बाई पाई। बट इससे जो सॉल्व करता है उसको थोड़ा और टाइम लग जाता वहां पे, बट दोनों से सही था, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, 1 बाई 2 पाई इंटू अंडर रूट में इंडक्टेंस कितना दिया है 10 हेनरी का, इंटू कैपेसिटेंस क्या है 10 इंटू 10⁻³ ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके भी मैं आपको दिखा देता हूं, 1 बाई 2 पाई, और क्या है यहाँ पे 2 10 है, तो ऑब्वियसली बात है एक 10 100 हो जाएगा, रूट से निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा, और 10⁻⁻6 है, इसको भी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, यही होगा ऐसा। और कुछ यहाँ पे छोड़ तो नहीं रहना, बिल्कुल ठीक है। तो वी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 10⁻² हो गया, 10⁻³ और -2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, मतलब ऊपर क्या आ गया 100 बाई 2 पाई, 100 बाई 2 पाई यही आया। अब कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 5 जा 50, तो ये क्या आ गया 50 बाई पाई। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर नंबर 3, देखिए वही आया 50 बाई पाई। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, लगभग सेम है यहाँ पे। तो आप ऐसे यदि सीधा ओमेगा देखते, इससे करते, तो सीधा आपका आंसर एक बार में आ जाता। तो आंसर क्या है यहाँ पे 3 हमारा सही आंसर है, आंसर नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या बोल रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ का क्वेश्चन है, जो क्या बोलती है एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का एक करंट कैरिंग वायर में इज इक्वल टू म्यू0 आई, मतलब कितना नेट हम उसके एम्पियर लूप में एनक्लोज कर रहे हैं, वही बोल रहा है। उसी के स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर
कैरी कर रहा है तभी लगाते हैं, बढ़िया रहता है, अनस्टडी में दिक्कत होगी। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द वायर इज, वायर के इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा, मतलब दूर जाएंगे, सेंटर से लेके वायर के एक एंड तक आएंगे तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, और वायर के एंड से लेके आउटर रीजन में जाएंगे तो कैसे वेरी करेगी, बोल रहे हैं। ठीक है, ए लीनियर। अब उसके बाद क्या दिया है, बहुत सारे ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ में यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन कैसा होता है, सिंपल। यदि एक सर्कुलर वायर का ही देखें, ये एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, बीच में मान लेते हैं हम अपना क्या हो रहा है, एक वायर है जिसका, ओके, यहाँ पे क्या है हमारे पास, उसकी विड्थ नहीं है मान ले रहे हैं, मतलब वो वायर क्या है, पतला सा है। ये वायर में है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऐसे होगा इसमें डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम P। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, करंट में जा रहा है, और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। डायरेक्शन कैसा रहता है, यहीं पे DL का डायरेक्शन रहता है, और यहीं पे ऐसा ही क्या रहता है, B का डायरेक्शन रहता है। टेंजेंशियली रहती है फील्ड सेम, और DL भी क्या रहता है, वेक्टर रहता है, छोटा छोटा एलिमेंट, उसका डायरेक्शन भी रहता है। यही चीज हम एम्पियर सर्किटल लॉ में देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या आता है, μ0 I बाई 2πr, सेम, ये r क्या है, डिस्टेंस यहां तक का, जिस डिस्टेंस में हम निकाल रहे हैं। यहां से हमें दिखता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर के बाहर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r के। मतलब यदि ये वायर है, ये वायर से मैं जितना दूर जाऊंगा, मतलब जितना r बढ़ेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे मैं r बढ़ाऊंगा b की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो सेम यहाँ पे क्या बोल रहा है, वही क्वेश्चन है बट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें वायर दिया है वो कैसा दिया है, थोड़ा सा मोटा दिया है। जैसे मान लेते हैं ये पूरा वायर ही है यहाँ पे। अब पूछ रहा है बाहर कैसे वेरी करेगी और अंदर कैसे वेरी करेगी, तो इस वायर का क्या है, एक सेंटर भी होगा, सेम ऐसा ही बोल रहा है। तो अंदर में कैसे वेरी करेगी, याद रखिएगा, एक जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट में क्या रहेगी, फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्स रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ये क्या रहेगी, मैक्स रहेगी। जैसे जैसे वायर से दूर जाते जाएगी वो क्या होती जाएगी, गिरते जाएगी। वायर से दूर जाते जाएंगे, आर बढ़ते जाएगा तो फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, गिरते जाएगी। जैसे जैसे आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आउटसाइड है ना, आउटसाइड रीजन। हमें बुक्स में हर जगह में क्या है, आउटसाइड के बारे में पता है, इनसाइड में तो हम ये पूरा वायर ही मान लेते हैं ना, ऐसे टाइप का एक पतला। इनसाइड रीजन में क्या होगा, अब जब यहाँ पे उसकी वैल्यू मैक्स हो रही है तो अंदर में क्या होगा ना, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। कैसे, अंदर में जो वैल्यू रहेगी ना वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। कहां तक, वायर की वॉल्स तक। उसके बाद वो डिक्रीज होगी। और यहाँ पे वो डिक्रीज कैसे हो रही है वो तो पता है हमें, 1/r से डिक्रीज हो रही है। अब इसके अंदर, अब ये वाली चीज कैसे बोल सकते हैं कि वो वायर के अंदर इंक्रीज होगी, हमने ये चीज देखी है एम्पियर सर्किटल लॉ से कि वो क्या होती है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू μ0 I नेट होता है। ठीक है, रफली देखें तो इसका मतलब क्या है कि जो हम एम्पियर लूप लेते हैं उसके अंदर जितना करंट एलिमेंट आएगा, जितने करंट कैरिंग वायर होंगे, उसका कारण क्या हो जाएगी, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। जैसे एक ये एम्पियर लूप ले लिए और इसके अंदर क्या है, 2-3 ठोक करंट वायर है। एक्स मतलब अंदर की तरफ जा रहा है और डॉट मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है। इसको ले लेते हैं हम I1 I2 और एक ले लेते हैं I3, ऐसे करके बहुत सारे। तो जितने इसके अंदर वायर आएंगे उतनी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। अब यहाँ पे यदि हम देखें कि थोड़ा सा ये वाला एम्पियर लूप लेंगे यदि अंदर में, तो उसके अंदर जो करंट आएगा वो हल्का सा कम आएगा। मतलब ये पूरे वायर को आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में मान लीजिए। और बड़ा एम्पियर लूप लेंगे तो क्या होगा, वायर के अंदर की बात कर रहा हूं, तो करंट एलिमेंट अंदर के ज्यादा आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगी। और बड़ा अंदर में लेंगे तो और करंट एलिमेंट आएंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स मान लें। तो इसीलिए जो वायर की बाउंड्री रहेगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्स रहेगी। तो अंदर में क्या होगा, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, वायर की बाउंड्री तक मैक्स होगी, फिर बाहर से तो वो 1/r से क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। सेम ऐसी क्या करना है, समझना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, हमें समझ में आ गया। इनसाइड रीजन में क्या होगी, 0 से लेके मैक्सिमम जाएगी वायर के कोने तक, और फिर आउटसाइड रीजन में क्या होगी, वायर की वॉल से गिरना चालू हो जाएगी 1/r से। तो यही यहाँ पे बोल पूछा है क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। अ लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू बाउंड्री, बोल रहा है कि बाउंड्री के, वायर के अंदर की बात कर रहा है, बाउंड्री तक क्या होगी, वो डिक्रीज होगी द वायर, एंड देन लीनियरली इंक्रीजिंग 1
फ्रॉम द आउटसाइड रीजन। तो ये तो यही गलत हो गया। लीनियरली वायर के बाहर जितना दूर जाते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी बोल रहा है आउटसाइड रीजन में। तो बिल्कुल गलत, बाहर तो डिक्रीज होती है ना भाई, बाहर कैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो सेकंड फर्स्ट वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, यूनिफॉर्म एंड रिमेन कांस्टेंट फॉर बोथ रीजन, बहुत गलत, 1/r से होती है, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू दी बाउंड्री, वायर के अंदर बात कर रहा है, ये लीनियरली इंक्रीज होगी ऑफ दी वायर एंड देन लीनियरली डिक्रीजिंग फॉर दी आउटसाइड रीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऑप्शन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अगला देखते हैं, ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, यहां पे आर मेंशन कर रहा है, मतलब ये वाला ज्यादा सही होगा। और देखते हैं, अप टू दी बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग वन विथ 1/r डिपेंडेंसी ऑफ द आउटसाइड रीजन। एकदम परफेक्ट दिख रहा है कि नहीं आंसर, कैसे डिक्रीज हो रही है वो बाउंड्री के बाहर 1/r, वही तो मैंने आपको दिखाया। और अंदर में क्या बोल रहा है वो, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर। एकदम सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है, उसमें 1/r के बारे में मेंशन नहीं किया, इसमें क्या हो गया, वो प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया। तो फोर्थ वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या था, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी कैसा था, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, 4 ठोक रेजिस्टेंस भी दिया हुआ था। कैसे रेजिस्टेंस थे यहाँ पे, ऐसे करके, ऐसे करके 4 ठोक यहाँ पे रेजिस्टेंस थे। ठीक है, P इधर वाला था और यहां वाला क्या था, X, Q और Y, सेम यही था। और बीच में क्या था, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। पता है बैलेंस कंडीशन में बीच में क्या होता है, करंट नहीं जाता है। उसी में बोल रहा था कि वो जो P और Q है ये दोनों का, उसका रोल कैसा है वो पूछ रहा था। याद रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सेम ऑर्डर के होते हैं। एक वेरिएबल होता है, ये दोनों पता रहता है, तो एक्स के बारे में हम क्या करते हैं, पता करते हैं, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस एक्स। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस वाई। ऐसा ही रहता है वो, पी और क्यू हमें पता रहता है जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं। एज शोन इन द फिगर, फॉर मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, एकदम प्रिसाइज यदि मेजरमेंट करना है हमें एक्स की, द रेजिस्टेंस ऑफ पी और क्यू का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं कि यदि व्हीटस्टोन ब्रिज की हम ज्यादा सेंसिटिविटी चाहते हैं, मतलब ज्यादा वो अच्छे से एक्यूरेटली मेजर करे, तो सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, लगभग सॉरी, लगभग बराबर होने चाहिए। तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंस रोल, गलत, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, बैलेंस कंडीशन चेक करते हैं ब्रिज की और उसी से तो निकालते हैं। क्या होती है बैलेंस कंडीशन, P/X इज इक्वल टू Q/Y, यही होती है, ऐसे से ही पता चलता है। तो कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, बोलता है P और Q बिल्कुल गलत। शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x, ये भी नहीं होगा, सबका अपना अपना रेशियो होता है। शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। 3 वाला आंसर क्या लग रहा है, एकदम सही लग रहा है, बिल्कुल। और 4 देखते हैं, शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल, ये भी गलत लग रहा है। सेम ऑर्डर की होनी चाहिए थी, व्हीटस्टोन भी ज्यादा सेंसिटिव रहे, तो आंसर क्या होगा इसका, 3 वाला आंसर सही होगा। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड का है। ठीक है, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड है। पिको मतलब कितना होगा, 10⁻⁻12 इज फुल्ली चार्ज बाय ए 100 वोल्ट बैटरी बी एज शोन इन द फिगर। यहां पे हमें एक फिगर भी दी हुई है, कैपेसिटर है और एक किससे लगा हुआ है, वो बैटरी से लगा हुआ है। ठीक है, और पूरी इंफॉर्मेशन तो दे ही रहा है, 900 पिकोफैरेड का है और वो क्या है, V से मतलब एक बैटरी है जो 100 वोल्ट की, उससे पूरा चार्ज हो रहा है वो। देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू द अनदर चार्ज कैपेसिटर ऑफ 900 पिकोफैरेड। दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिए इसको जब ये पूरा चार्ज हो गया। ये ऐसे ऐसे दो ठोक यहाँ पे A और B फिगर दिया हुआ था। क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। प्लस माइनस, ये वाला माइनस है, यहाँ पे भी ऐसा प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो एक 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, उसको 100 वोल्ट की बैटरी से क्या किया, फुल चार्ज किए। जब वो फुल चार्ज हो गया तो सेम वैसा ही एक कैपेसिटर के साथ उसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे सीरीज पैरेलल बोलो, सेम ही मतलब होगा एक प्रकार से। यहाँ पे जब उसको कनेक्ट कर दिए दूसरे के साथ, फिर क्या पूछ रहा है, एज शोन इन द फिगर बी, फिगर में दी हुई थी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, जो सिस्टम स्टोर कर रहा है, बी सिस्टम
सिस्टम बी इज कितनी होगी। तो यहाँ पे जनरली लोग क्या गलती करते हैं, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक, लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है 100 वोल्ट की बैटरी से उसको चार्ज कर रहा है पहले कैपेसिटर को, अब वो जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दिया उसको किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दोगे तो वो वही एनर्जी तो उसको देगा और उतनी एनर्जी रहेगी। तो बहुत सारे लोग इसको कैसे किए होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/2 CV हो करके हो, हाँ 1/2 CV स्क्वायर करके होता है ये। तो ये फॉर्मूला बहुत सारे लोग लगा दिए होंगे तुरंत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए और आपका आंसर आ गया होगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, जो क्या है गलत है यहाँ पे। क्योंकि लोग सोचे होंगे कि पहला कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए, वो जितना एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर दिया वो एनर्जी कहां जाने वाली है, उसको किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दोगे तो वही एनर्जी तो वो उसको देगा, तो सिस्टम की एनर्जी तो वही रहेगी। बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है। जब हम पढ़े कैपेसिटर तो उसमें हम देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। और जब दो कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देंगे ना तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ता है, कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ता है, क्योंकि जो चार्ज वाला कैपेसिटर है उसका चार्ज फ्लो होकर लेस चार्ज वाले कैपेसिटर में जाने लग जाएगा। और जब दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे वोल्टेज में, वो वोल्टेज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मुला ही लगाना है यहाँ पे, मगर थोड़ा सा कॉमन पोटेंशियल निकाल के फॉर्मुला लगाना है। जो तुरंत लगा दिया होगा उसका 4.5 आ गया होगा, गलत हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉमन पोटेंशियल से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते, क्वेश्चन एकदम मस्त है मगर आप हल्का सा भी इधर उधर करते तो आपका क्या होता, दूसरा आंसर आने लग जाता। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, ये कॉमन पोटेंशियल कब निकालते हैं हम, जब एक चार्ज कैपेसिटर दूसरे चार्ज कैपेसिटर से कनेक्टेड है या एक चार्ज दूसरे अनचार्ज से कनेक्ट हो गया तो दोनों के बीच में क्या होने लग जाते हैं, चार्ज शेयर होने लग जाते हैं। कब तक शेयर होता है, जब तक दोनों एक बीच वाले पोटेंशियल पे ना पहुंच जाए। अब कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला VC इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा सेम C1 V1 प्लस T2 V2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो दोनों कैपेसिटर हैं दोनों कितने हैं, 900 पिको फेरेड के ही हैं दोनों, तो दोनों को हम एक मान सकते हैं बिल्कुल। C इज इक्वल टू बोल सकते हैं C1 इक्वल टू C2, क्योंकि दोनों तो 900 पिको फेरेड के हैं, तो इसको सिर्फ C ले लेते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल हम कैसे निकाल लेंगे, VC इक्वल टू C V1 ले लेते हैं, V1 क्या हो जाएगा 100 वोल्ट, क्योंकि जो पहला कैपेसिटर है वो सबसे पहले 100 वोल्ट की बैटरी के साथ पूरा चार्ज हो जा रहा है, प्लस दूसरे कैपेसिटर में कितना चार्ज है, वो तो अनचार्ज है ना, वो तो नॉर्मल है, तो C2 भी C के बराबर होगा, तो C और इंटू 0, क्योंकि दूसरा कैपेसिटर थोड़ी ना किसी बैटरी से कनेक्टेड हुआ है, उसका कोई पोटेंशियल नहीं, 0 पोटेंशियल है उसका, ये हो गया। और नीचे क्या होगा, C1 प्लस C2 मतलब क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा, दोनों C ही तो है, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, और VC इक्वल टू कितना आया, ये C, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस में है तो कोई टेंशन नहीं, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये C और ये C, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो 100/2 मतलब कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया इसका, 50 वोल्ट आ गया। ये कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जितना वो स्टोर करता है कैपेसिटर, वो निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। बस वहां पे एक चीज और आपको क्या दिमाग लगाना है कि दो कैपेसिटर है, तो वहां पे क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है 12th में कि जितने भी कैपेसिटर रहे भले वो सीरीज में कनेक्टेड रहे पैरेलल में कनेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, सम होगी, ऐड होगा। तो यहाँ पे हमें पूरे सिस्टम की निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू बोले बी वाले सिस्टम की बोला है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, इसलिए 1/2 C V स्क्वायर, और ये V क्या होगा, VC वाला होगा, कॉमन पोटेंशियल वाला। बस अब इसमें आप डाल दो वैल्यू तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1/2, तो ये दोनों तो खत्म ही हो जा रहे हैं। C कितना है, 900 पिको फेरेड का है, अब यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी 10⁻⁻12 और इंटू VC का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, मैं एक और स्टेप लिख देता हूं, U इज इक्वल टू कितना होगा 22500 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू 10⁻²। ये इसको हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, U इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻⁻6, 2.25 मतलब आधी आई है जितना हम पहले सोच रहे थे उसके मुकाबले।
तो ये कौन सा आंसर होगा हमारा? ये वाला आंसर है अपना 4। सही आंसर क्या है? 4। तो ये क्वेश्चन भी क्या था, थोड़ा सा अच्छा था, बस इसमें आपको कंसेप्ट आना चाहिए। जनरली लोगों को कैपेसिटर के बारे में बहुत पता रहता है, बट वो एनर्जी लॉस वाला टॉपिक, कॉमन पोटेंशियल, ये सब भूल जाते हैं पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 11th में रहता है, इसके पहले पूरा 12 तक का था। एट एन एंगल ऑफ 660 डिग्री है यहाँ पे, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल डायरेक्शन। ये क्वेश्चन का की पॉइंट है, वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि ये चीज कोई ध्यान नहीं दिया होगा तो वो क्वेश्चन जरूर गलत किया होगा। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री विल बी। क्या होगा? अब यहां पे क्या होता है, दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। यू हमें दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी बोल रहा है वो? 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स मतलब वही होता है। और एंगल दिया है थीटा, बट ये एंगल कहां से लेना है आपको, यही यहाँ पे मेन है, 60 डिग्री विथ वर्टिकल डायरेक्शन से लेना है, ठीक है, ये चीज याद रखेगा। एक इसमें और क्या होता है, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हुआ, यहां पे तो उसकी वेलोसिटी यू रहेगी। अब ये यदि यू एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाता है, हमें उसके हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ की यू, ये चीज हमें निकालनी है। यदि वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया, ये तो एक्स है और ये वाई, यदि हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें निकालना है वेलोसिटी, वी नहीं मान लेते हैं, वी निकालना है, ये वी हो गई मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। और जो भी ये बनाया होगा उसी का क्या हुआ होगा, गलत हुआ होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्टिकल के साथ एंगल। यदि यू कॉस थीटा के हिसाब से हम देखते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 1/2 से 10 आधा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा आपको। तो आप 4 आंसर टिक कर देते जल्दी जल्दी में जो लोग कर दिए होंगे उनका क्या हो गया होगा, गलत हो गया होगा। यहाँ पे क्या बोला है, वो वर्टिकल के साथ एंगल बोला है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कैसा होगा, एक्स वाई, ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, और ये जो एंगल है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू का, वो यहां से है वर्टिकल के साथ, थीटा, यहां से उसका एंगल है। तो इस केस में जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाती है, यू साइन थीटा हो जाती है। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, चलो ठीक है, जो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं उसको v से डिनोट कर देते हैं। यू कितना दिया है, 10 दिया है, और साइन कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2, 2 और 10 कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5√3, 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3, आंसर हो गया हमारा 3, ठीक है। तो जो भी लोग जल्दी जल्दी में कॉस थीटा ले लिए होंगे उनका गलत हो गया होगा, क्योंकि उसका भी आंसर रहता है, बस ऐसा ही रहता है मेन क्वेश्चन। यदि आपको आइडिया है तो आप जल्दी जल्दी बना लेंगे और सही बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई ए प्लेन बाउंड्री। दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है ए और बी, और वो दोनों किससे सेपरेटेड है, प्लेन बाउंड्री से। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि दोनों मान के चलते हैं कांच का है और दोनों प्लेन है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर 1.5 × 10⁸, और दूसरे मीडिया में क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल एंगल फॉर द रे ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया इज, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। अब क्रिटिकल एंगल कहां बनता है, जब लाइट डेंसर से लेके रेयरर में जाते रहती है, उस टाइम में क्रिटिकल एंगल बनता है। मतलब यहाँ पे जो डेंसर मीडियम होगा वहां पे लाइट इंसिडेंट होगी, क्योंकि रेयरर में तो नहीं होगा। और यही चीज तो हम पढ़ते हैं कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिरी तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें ये दोनों की स्पीड से क्या पता करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना पड़ेगा कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसके बाद हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए ए की स्पीड कितनी है, 1.5 × 10⁸, और बी की कितनी है, 2.0। अब हम देख लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा दोनों मीडिया का, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट यदि हम देखें, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी बाई वी, ये होता है वेलोसिटी, लाइट और स्पीड ऑफ लाइट, और वी क्या है, लाइट की स्पीड उस मीडियम में। ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम निकालते हैं फर्स्ट वाले का, क्या है, U1 निकालते हैं।
लाइट की स्पीड तो सेम रहेगी 3 इंटू 10⁸, और उस मीडियम में स्पीड कितनी दिया हुआ है 1.5, पहले वाले ए में 1 मतलब ए मान लेते हैं इंटू 10⁸। तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि ये दोनों तो खत्म हो जाएगा। 8 3 डिवाइड बाई कितना होगा 1.5 होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी μ1 कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, कोई इसकी यूनिट नहीं रहती है। अब जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू है उतना ज्यादा मीडियम डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है। ठीक है, दूसरे वाले का देखते हैं, μ2 देखते हैं। μ2 से फिर समझ में आएगा ना कौन डेंसर है और कौन रेयर है। ये भी c/v होगा, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई यहाँ पे 2 है, 2 स्पीड दिया है ना, बिल्कुल 2 इंटू 10⁸। यहाँ पे μ2 कितना आ जाएगा 1.5। 1.5 क्वेश्चन में इसको ए बोला है, ये वाला ए है, ये वाला मीडियम क्या है बी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब वो ज्यादा डेंसर, मतलब ए वाला मीडियम या 1 वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, मतलब ये ज्यादा डेंसर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, लाइट इंसिडेंट इस मीडियम में होगी क्योंकि ये डेंसर है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वो क्या है, प्लेन है। तो ये दो मीडियम हो गए हमारे, ये वाला क्वेश्चन में ए बोला है और यही वाला मीडियम क्या है बी। हम क्या ले रहे हैं, ये हो गया अपना μ1 जिसकी वैल्यू 2 है, और ये हो जाएगा अपना μ2। ठीक है, ये वाला कौन सा मीडियम है, डेंसर है, और ये मीडियम क्या है, रेयरर। और जो लाइट गिरेगी वो डेंसर से गिरेगी, याद रखिएगा। ठीक है, एक नॉर्मल ले लेते हैं, ये नॉर्मल। अब ये यहाँ पे लाइट रे क्या हुई, इस मीडियम में इंसिडेंट हुई, ये आई लाइट इस मीडियम पे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल के साथ वो कौन सा एंगल बना रही है, क्रिटिकल एंगल IC। अब जब कोई भी लाइट क्रिटिकल एंगल पे गिरती है तो वो क्या होती है, 90 डिग्री रिफ्रैक्ट होती है, ऐसे ऐसे जाएगी। मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे लगाते हैं स्नेल्स लॉ, μ1 और ये एंगल और ये एंगल और वो, तो मतलब कैसे लगाएंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ, μ1 इंटू साइन IC इक्वल टू एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक तरफ का एंगल, और उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल। यहाँ पे क्या है μ2 इंटू साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ही निकालना है, तो IC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन उधर चले गया तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1। कैसे करेंगे, पहले μ2 के नीचे μ1 जाएगा, फिर साइन का उधर इनवर्स आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी वैल्यू है दोनों की 1.5/2, साइन इनवर्स 1.5/2। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा, IC इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75, 0. एग्जैक्ट लिख लेते 75। ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा है, साइन इनवर्स को सॉल्व भी नहीं करना है, तो ये आंसर आ गया। ये आंसर किसमें है हमारा 3 में, 3 हो गया हमारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था एकदम, 3 आ गया अपना आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th वाला देखते हैं। अब ये क्या है, रेजिस्टिविटी के ऊपर है। क्या बोल रहा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस के ऊपर है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोल रहा है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और किसके लिए बोला है, दो चीजों के लिए, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए। तो डिक्रीज ऑफ द डिक्रीज फॉर कंडक्टर, इंक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, दोनों में इंक्रीज होगा, दोनों में डिक्रीज होगा। और इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 4 होगा। कैसे, जो यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें क्या चीज निकालते हैं, वहां पे आप देखे होंगे जब पढ़ रहे होंगे, अल्फा निकालते हैं, थर्मल कोफिशिएंट। वो किसका रहता है, कंडक्टर का पॉजिटिव आता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि उसकी अल्फा की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। देखते हैं आपको, तो इसमें क्या होगा, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्या होता है, कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर। 4th वाला क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसको मैं आपको उसके डम में दिखाता हूं, दो तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला वाला,
तो जो मेन हमारा फॉर्मूला होता है, थर्मल कोफिशिएंट बोलते हैं उसको, अल्फा या कोफिशिएंट ऑफ, इसका जो रिलेशन रहता है ये हम क्वेश्चन में भी निकालते हैं, R2 माइनस R1 बाई R1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, ये रहता है। इसकी वैल्यू क्या आती है बताओ? पॉजिटिव आती है किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। नेगेटिव आती है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के लिए, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा वहां पे, ठीक है। और एक और तरीका रहता है इसका, ये चीज तो हमें समझ में आ गया, मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और इंसुलेटर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। दूसरा यदि हम देखें तो एक और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी के टर्म में रो इंटू एल बाई ए, ये वाला फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब यदि हम यहां से देखें, ये जो रो है ये क्या बताता है? रेजिस्टिविटी बताता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उससे। अब इसका यदि हम रिलेशन देखें तो रो का रिलेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बाद हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये वाला आता है। और ये टाउ क्या होता है? यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है। तो जब भी क्या होगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ना वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये टाउ क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगले कोलिजन में कितना टाइम है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लग जाते हैं और वो आगे वाले से टकरा के क्या हो जाते हैं? अपने एनर्जी लूज कर देते हैं। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? कम हो जाता है। ऐसा क्यों? टेम्परेचर क्या बताता है कि हर बॉडी के मॉलिक्यूल्स कितने स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी थर्मल एनर्जी। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है जिस बॉडी का, उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से कंपन कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल ज्यादा टकराएंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, रो मतलब इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई मतलब क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कंडक्टर के बारे में। तो इसीलिए कंडक्टर में क्या होता है? मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो तो रेजिस्टेंस क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स में उल्टा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा 4, सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इफ ए सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल। ये क्वेश्चन क्या करता है? हल्का सा कंफ्यूज करता है। यदि एक सोप बबल एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? फैलना होता है। कोई भी चीज फैलेगी तो लोग क्या सोचते हैं? फैल रही मतलब अंदर प्रेशर बढ़ रहा होगा। बट यहाँ पे क्या है, जिनको एक्सप्रेशन याद होगा वो क्या होंगे? एकदम सही बनाएंगे। सोप बबल मतलब क्या होता है? ये इसमें दो इंटरफेस होता है। ये एक सोप की एक लेयर होती है, मतलब पानी की एक लेयर होती है जिसके अंदर भी एयर रहती है और बाहर तो एयर है ही। लिक्विड ड्रॉपलेट अलग होती है, वो पूरा ठोस लिक्विड का होता है, उसमें एक ही इंटरफेस होता है। तो जो सोप बबल के अंदर का इनसाइड प्रेशर का जो फॉर्मूला रहता है उसका यदि हम देखें तो मैं आपको एक्सप्रेशन बताता हूं उसका, और वाटर ड्रॉपलेट का भी। तो यहां पे यदि हम देखें, यदि हम लिक्विड ड्रॉप की बात करें, लिक्विड मतलब पानी की बूंद, या इसको हम बोले वाटर ड्रॉपलेट। अब एक्सेस प्रेशर मतलब ये प्रेशर डिफरेंस होता है एक प्रकार का। यहां पे इसका रिलेशन क्या होता है? 2s/r। 2s/r, r क्या है? उसका रेडियस, ठीक है। ये किसके लिए? पानी की बूंद के लिए। सोप बबल के लिए देखें, जिनको डेरिवेशन पता होगा वो चीज को अच्छे से कर सकते हैं। जो लॉजिकली यहां पे आंसर देने की कोशिश किया होगा उसका क्या हुआ होगा? गलत हुआ होगा। सोप बबल का पी देखे, प्रेशर मतलब ये एक प्रकार का प्रेशर डिफरेंस ही होता है। ये क्या होता है? 4/r। टेंशन है, ये है पी क्या है? प्रेशर डिफरेंस। अब यदि यहां पे देखें कि बबल एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है मतलब फैल रहा है, मतलब उसका क्या होगा? रेडियस इंक्रीज होगा। रेडियस इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे पी इन माइनस पी आउट करते हैं और वो पी आउट को एक और वाले पी को उधर प्लस में ले लेते हैं, मतलब वही होता है। तो रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2 होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। जो लॉजिकली सोच के बनाया होगा उसके लिए गलत हो गया होगा, बट जो जिसको फॉर्मूला याद होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर रेडियस के, प्रेशर रेडियस इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या कर दिया होगा? सही आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। आगे देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन। ये किसका क्वेश्चन है? एक करंट डेंसिटी निकालने वाला क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है? अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, एक कॉपर वायर है
जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर है, एंड रेडियस 10⁻⁻2 बाई रूट एम। मतलब इसका जो रेडियस दिया है वो कैसा दिया है, मैं इसको ऐसे लिखा हूं 10⁻⁻2 बाई अंडर रूट पाई दिया है। ऐसा देने का कारण क्या होता है, ताकि आप एरिया वेरिया निकालो तो आपका पाई कैंसल आउट हो जाए, आपको ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े। हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10 ओम, द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 वोल्ट पर मीटर इज। अब ये क्वेश्चन क्या है ना, करंट डेंसिटी निकालने बोला है। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी यदि हम निकालना चाहें तो जे से डिनोट करते हैं इसको, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये क्या होता है, आई बाई ए होता है, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और उसका एरिया। अब यहां पे हमें करंट नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और कंडक्टर की लेंथ दिया है। तो वही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं। करंट डेंसिटी हमको निकालनी है, जो भी दिया हुआ है उसको हम गिवन में लिख लें। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कंडक्टर की लेंथ दी हुई है एल, जो कितना है 10 मीटर है, 10 मीटर है। और क्या डाटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ये उसका रेडियस है 10⁻⁻2 बाय अंडर रूट पाई मीटर। ओके, और रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम का, उसी कंडक्टर का। करंट डेंसिटी हमें निकालनी है, मतलब जे, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया है, या इंटेंसिटी बोले, कितना 10 वोल्ट पर मीटर की। ठीक है, तो यहां पे एक एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन सबको याद हो, लगभग सभी को याद रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल बाई लेंथ होता है। ये कैसे आता है फॉर्मूला, सेम एक्सप्रेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट में निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, या एल होता है, जो भी डिस्टेंस ले लें उसमें से एक एल निकाल दें तो 1/4 पाई क्यू बाई आर क्या हो जाता है, वोल्टेज हो जाता है। यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला रखें और एल रखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला हो जाएगा। ये एकदम सिंपल सा रिलेशन रहता है। अब यहीं से हम देखें तो V इजिकल टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज यदि हम निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, E इंटू एल हो जाएगा। क्यों यहाँ पे ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि करंट डेंसिटी में I बाई ए है, करंट तो हमें नहीं पता है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओम्स लॉ की मदद से वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब E दिया हुआ है हमें, वैल्यू उसकी कितनी है 10 है, और लेंथ कितनी दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो वोल्टेज कितना आ जा रहा है यहाँ पे हमारा 100 वोल्ट आ जा रहा है। वोल्टेज निकल गया, रेजिस्टेंस तो हमें दिया ही हुआ है, यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, करंट पता चल जाएगा। ठीक है, अब डालते हैं यहाँ पे, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, J इजिकल टू आई बाई ए होता है। ठीक है, अब I के बदले ओम्स लॉ क्या होती है, V इजिकल टू आई आर होती है ओम्स लॉ, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। सेम इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे तो I क्या हो जाएगा, V बाई आर। ये R क्या है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, और A, R यहाँ पे रेजिस्टेंस याद रखिएगा। अब एरिया का R डालेंगे तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है बिल्कुल। तो पाई आर स्क्वायर ये नीचे आएगा, बट याद रखिएगा ये रेजिस्टेंस है, ऐसे साइन बना देता हूं तो ये रेजिस्टेंस वाला है और वो रेडियस वाला है, ये बस मिस्टेक यहाँ पे मत करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सबकी, तो J इजिकल टू क्या हो जा रहा है, वोल्टेज की वैल्यू 100, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 दिया हुआ है। ओके, इनटू ब्रैकेट में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करते हैं, पाई तो वैसे ही रहेगा ये वाला, पाई अंडर रूट में ना, बिल्कुल आर स्क्वायर हो रहा है, तो आर मतलब हमारी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे रूट पाई का स्क्वायर होगा, यही होगा। उल्टा रख रहे हैं हम, तो ये रूट किससे निकल जाएगा, रूट से निकल जाएगा, और स्क्वायर हो गया तो ये पाई और ये पाई क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। 10⁻⁻2 है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, और 100/10 सिंपल हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी करंट डेंसिटी कितनी आ जाएगी, इसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं, 10 इंटू 10⁻4 आएगा ऐसा। क्यों, ये तो एक ही 10 बचा, ये दोनों दोनों कट गया। ठीक है, अभी 10⁻2 ही बचा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 10⁻4 है, उसको ऊपर लेके गए तो वो 10⁻4 ही तो हो जाएगा। तो J इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, करंट डेंसिटी हमारी
10 टू द पावर 5, यही आ रहा है बिल्कुल। यूनिट क्या होगी? एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर। आंसर देखते हैं क्या होगा। 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा 1। 1 क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। ऐसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे ये। क्या हुए हमारे 10 क्वेश्चंस हुए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? और 10 क्वेश्चन ऐसे करके ही सारा करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।